नमस्कार। मूल अधिकारों से संबंधित पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हमने मूल अधिकारों का सामान्य परिचय प्राप्त किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं। इनका स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। इन सब के अतिरिक्त हमने मूल अधिकारों की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में भी पिछले व्याख्यान में जाना था। आज हम मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 12 और 13 को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दो अनुच्छेद मूल अधिकारों की संपूर्ण व्याख्या अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 12 एवं 13 के साथ। 12 राज्य की परिभाषा स्पष्ट करता है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनेक स्थानों पर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 12 उस राज्य शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा में कौन कौन सम्मिलित किए गए हैं, इन्हें हम निम्नानुसार समझते हैं। सर्वप्रथम संघीय कार्यपालिका और संघीय विधायिका को भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, जिसका आशय है कि राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद तथा संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे, राज्य कार्यपालिका और राज्य विधायिका अर्थात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद तथा राज्य विधानमंडल के यथा लागू दोनों सदन या एक सदन राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किए गए हैं। स्थानीय निकायों को भी मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, अर्थात नगरीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, नगर परिषदें, नगर निगम या ग्रामीण स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषदें, जिला बोर्ड, नगर सुधार न्यास आदि भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। वैधानिक और गैर वैधानिक निकायों को भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। ऐसे वैधानिक और गैर वैधानिक निकायों के उदाहरण के तौर पर हम भारतीय जीवन बीमा निगम, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आदि को भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य से संबंध गैर सरकारी संस्था या इकाइयों को भी राज्य की परिभाषा में माना गया है। ऐसी संस्थाएं जो राज्य के नियंत्रण में कार्य करती हैं अथवा राज्य पर आंशिक या पूर्णतः वित्तीय रूप में निर्भर करती हैं, उन सबको भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि न्यायपालिका को भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यद्यपि न्यायपालिका केवल न्याय प्रदान ही नहीं करती है, अपितु विधि बनाती भी है और उन्हें लागू भी कराने का अधिकार रखती है। किंतु देखा जाए तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है, इसलिए उसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना संविधान की भावना के साथ सही नहीं होगा। इसलिए हम न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा के साथ सम्मिलित नहीं करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हों एवं उनका अल्पीकरण या उनमें कटौती करती हों, उन्हें शून्य माना जाएगा। इस संबंध में अनुच्छेद 13 4 मुख्य बातें बताता है। पहली, संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां शून्य होंगी, अर्थात भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पूर्व
क्योंकि भारत ब्रिटिश संसद के अधीन था और ब्रिटिश संसद को भारत के संबंध में विधि आदि निर्माण करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त तत्कालीन प्रांतीय विधानमंडल भी विधि का निर्माण करते ही थे। इसलिए मूल अधिकारों के अंतर्गत इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है कि ऐसी विधियां जो इस संविधान के लागू होने से पूर्व बनाई गई थीं और भारत क्षेत्र पर लागू थीं, तो वो यदि मूल अधिकारों से असंगत हो तो उन्हें शून्य या अवैध घोषित किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरी बात आती है मूल अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना, क्योंकि मूल अधिकार भारतीय संविधान में विशिष्ट दर्जा रखते हैं। इसलिए भारत क्षेत्र में स्थित किसी विधायी अथवा कार्यपालिकाई आदेश द्वारा यदि मूल अधिकारों से असंगत या असंबद्ध कोई विधि का निर्माण होता है तो उसे भी शून्य घोषित किया जाएगा। यहां शून्य होने का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। शून्य होने का अर्थ है कि वह विधि अवैध घोषित की जाएगी। अब चूंकि किसी विधि को अवैध घोषित करने का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका को दिया गया है, इसलिए मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में ही यही न्यायिक समीक्षा का उद्गम भी होता है। अर्थात न्यायपालिका ही मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी बनाई गई है और अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी घोषित करता है। अनुच्छेद 13 का ही उपखंड 4 यह घोषित करता है कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। अर्थात संसद द्वारा किए गए किसी संशोधन को इस अनुच्छेद 13 के किसी भाग या उपखंड के अधीन अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात मूल अधिकारों में संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हम विधि से क्या आशय लें, तो अनुच्छेद 13 विधि शब्द की भी व्याख्या करता है और विधि को मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। विधि के अंतर्गत स्थायी विधि से हमारा आशय है विधायिका द्वारा निर्मित विधि, अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि, इस विधि शब्द से आशय ली जाएगी। दूसरी बात अस्थायी विधि, अर्थात कोई अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाएगा, उसे भी विधि के ही समानार्थी के रूप में समझा जाएगा। तीसरी प्रमुख बात कि विधि के अंतर्गत प्रत्यायोजित विधि को भी सम्मिलित किया गया है। प्रत्यायोजित विधि अर्थात कार्यपालिका द्वारा किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी में यदि विधि निर्माण की शक्ति निहित कर दी जाती है तो उसके द्वारा दिए गए आदेश, उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना भी विधि के समान ही समझे जाएंगे। इसके अतिरिक्त विधि के गैर विधायी स्रोत के रूप में अन्य विधियों जैसे रूढ़ि या प्रथा को भी विधि का समानार्थी माना गया है। अर्थात ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा या परंपरा जो कि विधि के रूप में स्वीकृत कर ली गई हो, उसे भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में विधि के रूप में सम्मिलित या विधि के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संबंध में विधि की व्याख्या करता है और विधि के हनन होने की या मूल अधिकारों के हनन होने की स्थिति में न्यायालय में चुनौती देने का भी प्रावधान करता है। इस प्रकार हमने जाना कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 और 13 का
क्या महत्व है। अगले भाग में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल अधिकार समानता के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।